तो ये सुकानिया गांव है जो गूगल बाबा की तरफ से बांसवाड़ा में बताया जा रहा है, जहाँ सुखानिया नहीं सुखानिया लिखा गया है। से प्राप्त सिक्कों विभिन्न सभ्यताओं व सुकानिया के नगर से उत्कीर्ण प्राप्त सिक्कों मुद्राओं से क्षत्रपों यानी कि राज्यपाल छत्रपति मालवा, चौहान, भोइल और आदि वंशों के काल के शासन और अधिक सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन एवं कलाकृतियाँ उत्कीर्ण समय में कई बर्तन आदि कलाकृतियाँ मिली। कलाकृति में चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक मर्द भांडों प्राप्त मर्दांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि कला कौशल को सहज समझ सकते हैं। गणेश्वर नीम का थाना की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर की नहों, भरतपुर की से प्राप्त काले एवं लाल मर्दभांड, आहड़ व गिलुंड के से प्राप्त पत्थर, फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, कला, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ये एक ताम्रपत्र का फोटो दिया गया है ऊपर। साहित्यिक स्रोत क्या है? वो तो थे पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत इतिहास जानने की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फरासी में लिखा साहित्य पुरातात्विक के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैन पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूरीकृत अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का कारण अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी मिलता है। सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचड़ी, वचनिका, पद्मनाभ कृत कादंडदेव प्रबंधम, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विजय, खिड़िया जगह कृत वचनिका, कौन सी? अचलदास खिचड़ी, वचनिका, ये तो शिवदास गढ़ है। खिड़िया जगह ने किसकी रचना की? ये सीधा आएगा ऐसे, खिड़िया जगह द्वारा रचना की गई वचनिका की। ठीक है। ख्यात विषय साहित्य में राजवंशों की स्थापना, वंशक्रम, राज्य आदि का वर्णन मिलता है। नैन श्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात इतिहास जानने को मिलता है। फारसी एवं उर्दू तारीखों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थानी इतिहास समझने में मदद मिलती है। फारसी और उर्दू तारीखों से किस इतिहास की जानकारी मिलती है? मध्य राजस्थान की, प्राचीन राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान की, तो मध्यकालीन राजस्थान की। कर्नल जेम्स टॉड करते एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी राज्य के महाकवि सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामलदास कर, वीर विनोद विश्वेश्वर नाथ रेवतकर, मारवाड़ राज्य का इतिहास पुस्तक किसकी? विश्वेश्वर नाथ रेव की। गौरशंकर द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। एक तो बांसवाड़ा संभाग का इतिहास लिखा और फिर है जो उदयपुर, सिरोही और जोधपुर का। ये फोटो है कर्नल टॉड का, महामहोपाध्याय है गौरीशंकर ओजादा और कवि राजा श्यामलदास का। शब्दावली क्या है? अभिलेख ताम्रपत्थर, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन, खुदाई में। वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्र। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में उत्कीर्ण
चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। राजस्थान के किन्हीं 3 बुजुर्गों के नाम बताइए। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? पुरातत्व से जो मिलती है उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान के कौन कौन से सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में जानकारी कर। इनके बारे में विशेष कुछ नहीं है। अतः प्रारंभिक युग को पत्थर युग कहा गया, ये तो ठीक है। उससे प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। प्रस्तर युग में मानव कैसे कार्य करता था? शिकार और जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर पेट भरता था। उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। ठीक है। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी घाटियों और शैलाश्रय में बहुत मिलते हैं। चंबल, बनास, बेड़च, गंभीरी। गंभीर तो यमुना की है, किंतु गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके बाद गंभीरी बेड़च की है और गंभीर उसकी है। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके कि मानव शिकार से पशुपालन कार्य करने की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर धातु के उपकरण बनाने लगा। धातु में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेशपुर और आड़ आदि क्षेत्रों से मिले हैं। प्राचीन सभ्यता स्थल लो देख लो, ऐसा मैप तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सोती बीकानेर में, बड़ा पोल हनुमानगढ़, रंगमहल हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, सोनारी झुंझुनू, गणेश्वर नीमका थाना में, बैराट जयपुर में है, कोटपुतली बैरोल में, भरतपुर में दर, रेड टोक में, नगर टोक में, नगरी चित्तौड़ में, मजमिका चित्तौड़ में, आहड़ उदयपुर, गिलूंड राजसमंद, बागोर भीलवाड़ा में। ये प्राचीन सभ्यता केंद्र है, इसमें दिए गए। अब एक कालीबंगा। राजस्थान में दुर्स नदी और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातात्विक अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में बीबीलाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला। सिंधु सभ्यता काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा में मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती में गंदी पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड या वेदिकाएँ बनी हुई है। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन जैसे दुर्ग और निचली बस्ती 2 थी। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन और कांच की मणियाँ, खिलौने प्राप्त हुए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध उजड़ गई। कालीबंगा के उजड़ने का कारण था नदियों का सूखना और मरुस्थल का बढ़ना। आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम तो क्या है? ताम्रवती नगरी। और स्थानीय नाम पूछे तो धूलकोट। ये बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार निर्माण का केंद्र होने से 10वीं और 11वीं शताब्दी में से अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छत बांस एवं केलू की बनी होती थी। आहड़ में जो मकान है पत्थरों और मिट्टी से बने हुए, जिनकी छत बांस और केलू की बनी हुई है, कालीबंगा में मिट्टी की बने हुए थे। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों यानी ओवरों, अजारारी ओवरी, तस्वीर और कारखानों, मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। ये देखो ऐसा है, तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी सब मिले हैं। तांबे का पात्र, कुल्हाड़ी, टुकड़ा, छुरी। मरण मूर्तियां आर्ट संग्रहालय की देख लो भाई साहब। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि की साक्ष्य है। 6 चूल्हे सामूहिक भोजन का अवशेष है। उच्च कोटि का चावल, आहड़ में भाई साहब चावल होता था। चूल्हा भट्टी नुमा है। इसे माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आदिवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्तबान हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में, धूलकोट का कालीबंगा के साथ ही हुआ मेरे ख्याल से उत्खनन, है ना। तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, 26 किस्म के मणके, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें। 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें। 26 6 3 26 6 3 26 तो क्या थे, मणिये, 6 मुद्राएं और 3 मोहरें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप या विध्वंस इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा किलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। किलुंड और भगवानपुरा के स्थान किसने बताए? आदिवासियों ने। बालाथल, उदयपुर जिले की बलदनगर तहसील की बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आर्य संस्कृति से संबंधित है। 11 कमरे। आहड़ में तो क्या मिले थे? 6 चूल्हे और यहाँ 11 कमरे, एक बड़े भवन या दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से दुर्ग के साक्षी मिले और बालाथल से भी दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णपूल, गरे के हाल की लटकन, गरे के हाल की लटकन, भाई बाला होगी, बाला मतलब लड़की, तो उसके लिए गले का हार तो चाहिए इन्हें, तो इसे याद रख लेना, गले के हार की लटकन। आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों आजीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, किंतु ये मूलतः ताम्र पाषाण कालीन आर्य से संबंधित है। लोहा गलाने की भट्टियां के चिन्ह मिले हैं। आर्य से तांबा गलाने और बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। सबसे पहले कहाँ पे मिला था? बैराट में, उसके बाद में बालाथल में बुना हुआ वस्त्र, जिसमें 26 मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें। गणेश्वर, नीम का थाना जिले में गणेश्वर से एक विशेष संस्कृति के अवशेष मिले। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ। बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दोहरी पेचदार सिरा वाले ताम्र पिन्नों को पश्चिमी
तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यहाँ से पिन कहाँ से मिली है? गणेश्वर से। गप्पा लगा पिन चुबा दो। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन हैं। हड़प्पा पूर्व के हल्के लाल पतले लाल चिकनी मिट्टी या विशेष चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तन में मर्तबान कलश प्याले तसले ढक्कन हांडी प्रमुख है। आड़ एवं गणेश्वर ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इसके ऊपरी स्तर पर लो युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लो युगीन इतिहास को जानने के लिए बैराट सांबर बागो रेड सभ्यता आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। लो स्थल के लिए प्रमुख कौन है? बैराट सांबर बागो रेड। अशोक का बैराट से प्राप्त शिलालेख क्या है? पूरी जानकारी आइए जानते हैं। बैराट जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा अब वर्तमान में कोटपुतली में हर युग में सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। इसकी बीजे की पहाड़ी या भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए। मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाबरू या बैराट शिलालेख या बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क 28 भारतीय यूनानी शासकों की और 16 मिनेंडर की। खुदाई में स्वास्तिक साकिया त्रिरत्न चक्र। अब त्रिरत्न चक्र आ गया तो कहाँ से मिलेगा? त्रिरत्न चक्र मिला है बैराट से। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घोड़े दीपक नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूकें लोहे के किले हाथ से बुना हुआ वस्त्र। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा के बागोर ओजियाना जयपुर में सांबर जोधपुरा टोंक जिले में नगर रेड चित्तौड़ में नगरी भरतपुर में 9 जालोर में भीनमाल राजसमंद में पचमता राजसमंद में गिलूंड राजसमंद में आदि स्थल पाषाण ताम्र पाषाण और ताम्र लोक काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। बैराट की बौद्ध मठ के अवशेष। शब्दावली उत्खनन मतलब खुदाई करना, मर्दभांड मतलब मिट्टी के बर्तन और पाषाण मतलब पत्थर और ताम्र मतलब तांबा। कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ से मिला? बैराट से। सीकर नहीं है, नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशेष संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अहाड़ बस्ती प्राचीन काल पूछा है तो ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन बनाए। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं, कि तो प्राचीन काल में इसे ताम्रवती नगरी कहते थे। किन्हीं 2 ताम्र पाषाणिक स्थलों के नाम बताइए। बालातल सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं? बालातल उदयपुर से। आहड़ आयड़ या बेड़स नदी के किनारे विकसित की गई। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था? आइए पूरी जानकारी। रविवार का दिन था। ये तो बच्चों वाली बातें यहाँ से शुरू होता है टॉपिक, तो छोड़ो। माँ ने बताया किला, ये बहुत पहले इस जागीरदार। छोड़ो टॉपिक से शुरू करते हैं। राजशाही शासन। हाँ, आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासत स्वतंत्र राज्य की तरह संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का ये प्रकार राजशाही शासन था। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया राठौड़ कछवाहा चौहान आदि शासक थे। अलग अलग राज्य थे। शासन व्यवस्था समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी
राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, प्रज्ञा अधिकारी थे। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्रिपरिषद के सहयोग से शासन का संचालन करते थे। मंत्री, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्री नियुक्त करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। जब से महत्वपूर्ण मंत्री होता था सबसे, उसको दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। ये देखो भाई साहब, पास में रखा है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। क्या मतलब राजस्थान की आन बान। ये देखो सोगरा और कांदा दिमा भाई रे। और ये खाकरा, और ये अब कौन सा आ गया, मावा की मिठाइयाँ। घेवर मारे राजस्थान में। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था क्या है पूरी जानते हैं। अरे यार, ये ऊपर पढ़ना ही पड़ा अभी। बख्शी सेना को वेतन देने और सेना संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार बख्शी होता था। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब से, बख्शी सेना से संबंधित और खजांची खर्चे को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में आपूर्ति करना खजांची का कार्य था। प्रज्ञा अधिकारी, ये प्रज्ञा में विभाजित था तथा प्रज्ञा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रज्ञा अधिकारी की थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतें करती थी। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी नहीं जागीरदारी, एक व्यवस्थित और शासन राज्य के शासन प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल में संपूर्ण राजा तंत्र और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित। जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध या कुलीय भावना पर आधारित थी। ये पूछ लिया जाता है, जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंध या कुलीय भावना पर आधारित थी। प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता है। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता है। भाई बंधु दी गई भूमि का स्वामी या जागीरदार होता है। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन होता है। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। ठीक है। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं बन पाया, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाती थी। प्राचीन काल में जो राज्य थे ना, वो रियासतें कहलाते थे। रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। जागीर व्यवस्था का स्वरूप रक्त संबंध आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था। रक्त संबंध आधारित और सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदार नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और स्वार्थ पर आधारित होते थे। ये छोटी छोटी लाइनें भी क्वेश्चन बनाती है, पता ही नहीं चलता। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीर पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे, मतलब भाईचारे का व्यवहार छोड़ दिया और स्वामी का व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी। पहले केवल सेवाएं देनी होती थी, मध्यकाल में कर व्यवस्था भी शुरू कर दी, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। राजस्थान रियासत ने अपने प्रशासन को प्रगणों और गांवों में विभाजित किया। ठीक है। अंग्रेजों का शासन, अब अंग्रेज आने वाला है।
अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का प्रशासन सीधे 1 अक्टूबर 1958 से 58 था या 57 था, नियंत्रण इंग्लैंड के ताज संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1935 में नहीं, 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीति विभाग के स्थान पर भारत के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। अजमेर मेरवाड़ा पहले विदेश और राजनीति विभाग में था, बाद में इसे भारत के गृह विभाग में लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है ना। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया। राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। शब्दावली क्या है? जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा अपने प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है, उसे जागीरी पट्टा कहते हैं। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। निर्वाचित यानी चुनाव हुआ। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी कार्य के लिए बख्शी कार्य करता था और खर्च का आय व्यय या संतुलन खजांची करता था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। ग्राम, ये तो वापस ऊपर वाले सवाल है। जागीरी पट्टा सबसे छोटी कई ग्राम है। ठीक है। प्रज्ञा अधिकारी, प्रज्ञा में व्यवस्था स्थापित करता था वही प्रज्ञा अधिकारी। राजस्थान कौन से वंश राज करते थे? राठौड़, सिसोदिया, प्रतिहार आदि। पिछले अध्याय में ये कौन सा अध्याय है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। थार, मरुस्थल। आंतरिक भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है।